बारे में? पत्र लेखन। कल आपको पत्र लेखन के बारे में बताए थे कि पत्र क्या है? लिखित संदेश है। पत्र क्या है? एक लिखित संदेश है जो दूर स्थित कोई व्यक्ति होता है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पत्र का सहायता लिया जाता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप जो है हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं और समस्त पत्र को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। पहला पत्र आपको बताए थे औपचारिक पत्र। क्या बताए थे? औपचारिक पत्र। अच्छा, औपचारिक पत्र में ही आता है आपका आवेदन पत्र। क्या आता है? आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र के देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। तो आवेदन पत्र का जो भाग होता है ना, इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग कहाँ से करते हैं? सेवा में। कहाँ से करते हैं? सेवा में। तो लिखते हैं सेवा में, यहाँ पे लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये तो आपका हो गया पदनाम। क्या हो गया बाबू? पदनाम। कल आपको बताए थे ना कि सेवा में से क्या करते हैं? शुरू करते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? पदनाम। अच्छा, पदनाम के बाद यहाँ पे स्थान लिख देंगे। स्थान क्या लिखेंगे? स्थान। यहाँ पे देखिए विद्यालय का नाम लिख देंगे और विद्यालय के नाम के बाद यहाँ पे स्थान लिखेंगे कि यह विद्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्या? गोपालगंज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला तो हम सेवा में से क्या करेंगे? शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग पदनाम या और किसका प्रयोग करते हैं? स्थान का। आपको बताए थे ना कि जो औपचारिक पत्र होते हैं बाबू, कौन पत्र? औपचारिक। औपचारिक जो पत्र होता है ना, जिसको आप फॉर्मल लेटर कहते हैं, तो औपचारिक पत्र में ही विषय का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र में ही किसका प्रयोग किया जाता है? विषय। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विषय लिखा हुआ है। तो विषय जो आप लिखेंगे ना वो संक्षिप्त में लिखेंगे, जितना कम से कम शब्द हो जाए। बात समझ में आ रहा है? एकदम संक्षिप्त लिखना है। अच्छा, विद्यालय से छुट्टी लेने के संबंध में। और बताइए विषय का प्रयोग किसमें किया जाता है? औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बताए थे औपचारिक पत्र के कितने भाग? 2। एक तो आवेदन पत्र था और एक था कार्यालयी पत्र। क्या था? कार्यालयी पत्र। बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद हम लोग बताए थे आपको कि यहाँ पे हम लोग संबोधन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? संबोधन। जैसे महोदय हो गया या महाशय हो गया। आप महाशय का भी प्रयोग कर सकते हैं, महोदय का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महोदय और महोदया में आपको अंतर बताए थे ना कि महोदय का प्रयोग जो है मैन के लिए होता है और महोदया का प्रयोग वुमेन के लिए होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया ना महोदया। तो ये आपका संबोधन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? संबोधन। तो आप संबोधन लिखते हैं। जैसे महाशय और महोदय आपका क्या हो गया? संबोधन हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करते हैं अंग। क्या शुरू करते हैं बाबू? अंग शुरू करते हैं। पहला तो सेवा में से शुरू करते हैं पत्र को। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं? पदनाम और क्या? स्थान। तीसरा में हम लोग क्या लिखते हैं? विषय। तीसरा में क्या लिखते हैं? विषय। अच्छा, चौथा में हम लोग अंग लिखते हैं। चौथा में क्या लिखेंगे? अंग। अंग क्या होता है? बॉडी ऑफ द लेटर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ द लेटर। इसका मतलब क्या है कि आप जो पत्र लिख रहे हैं ना, उस पत्र का आपको वर्णन करना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है पत्र लिखने की। तो जैसे आपने कहा कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई की क्या है? शादी है। तो अब जैसे मान लीजिए शादी है, तो शादी में छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर कोई शादी है या कोई आपके घर में कोई समारोह हो रहा है, कोई ओकेजन्स होने वाला है, समझ रहे हैं ना, इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर आप स्वस्थ की स्थिति में नहीं हैं, आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो वहां पे भी बीमारी का कारण वहां पे आप बता सकते हैं कि किस बीमारी से आप क्या है? पीड़ित हैं। अगर आप घर पे जैसे शादी है, बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं दिनांक, आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। डेट आपको मेंशन करना है कि 25/11/2024 से 29/11/2024 तक विद्यालय आने में क्या रहूंगा? असमर्थ रहूंगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे विद्यालय नहीं आने का कारण हो गया कि भाई की क्या है? शादी है। आप चाहे तो अस्वस्थ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो रियल चीजें हैं, जो ऑथेंटिक है, बात समझ रहे हैं ना, बनावटी बात नहीं। ऐसा नहीं कि बहानाबाजी करेंगे, एक्सक्यूजेस बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो रियलिटी है, बात समझ रहे हैं ना, उसको आपको मेंशन करना होता है। बहुत लोग बहानाबाजी करने लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोनो बहाना लिख देगा कि ये है, अस्वस्थ की स्थिति दिखा देगा। अतः देखिए यहाँ पे ये चीज दिख रहा है ना, अतः श्रीमान से जो निवेदन है, ये अनुच्छेद आपका 2 हो जाता है और ये अनुच्छेद क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। तो 2 आपको अनुच्छेद लिखना होता है। एक में आप किस कारण से छुट्टी ले रहे हैं उसका कारण, और दूसरा कह रहे अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे छुट्टी देने की अनुमति प्रदान की जाए या करें। यहाँ पे अनुमति ले रहे हैं, किससे अनुमति ले रहे हैं भैया? प्रधानाचार्य से। छुट्टी वो देंगे कि नहीं देंगे, ये डिपेंड है किस पे? प्रधानाध्यापक। आप यहाँ पे उनको भरोसा दिला सकते हैं कि मैं वादा करती हूँ या मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, ठीक है, कि जैसे ही शादी
समाप्त होगी उसके बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगी और परीक्षा में अच्छा अंक क्या करूंगी, लाऊंगी, ये मैं आपसे क्या करती हूँ, वादा करती हूँ। तो ऐसा भी आप चाहे तो प्रधानाचार्य को आश्वस्त करने के लिए ये चीज आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है, अंत में यहाँ पे अभिवेदन लिखते हैं। अभिवेदन में आपको क्या लिखना होता है कि आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा भी हो सकता है, छात्र और क्या छात्रा हो सकता है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे आप रोल नंबर क्रमांक लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक डेट मेंशन करना होता है। कौन सा डेट मेंशन करेंगे, तो जिस दिन को आप क्या कर रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए आप लोगों को आवेदन पत्र में कोई दिक्कत? छुट्टी के लिए लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं, आवेदन पत्र। और पत्र कितने प्रकार के, दो। पहला पत्र बताइए औपचारिक पत्र और दूसरा पत्र बताइए अनौपचारिक पत्र। तो दो तरह का पत्र हो गया, जिसमें हम लोग पहला समझ लिए क्या समझ लिए बाबू, आवेदन पत्र। क्या समझ लिए, आवेदन पत्र। आपके परीक्षा में दो तरह का पत्र पूछेगा। कितने तरह का, दो तरह। एक तो आवेदन पत्र पूछेगा, दूसरा व्यक्तिगत पत्र पूछेगा। क्या पूछेगा, व्यक्तिगत। अच्छा, व्यक्तिगत पत्र को पर्सनल लेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, पर्सनल लेटर कहा जाता है, याद रखेंगे। जो व्यक्तिगत पत्र होता है ना, इसको पर्सनल लेटर कहा जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ, व्यक्तिगत पत्र को क्या कहा जाता है, पर्सनल लेटर कहा जाता है। ये सारा जग के बनाना पड़ता है बाबू आप लोगों के लिए। ये सारा रात का नींद गंवा करके और आपको बेहतर दिया जाए, आपको बेहतरीन समझ में आए, आपका आंख जो है ना बढ़िया से काम करे। कल एक लेटर लिखवा रहे थे तो बोल रहे थे कि सर धुंधला दिख रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको अच्छा से बनाने के लिए ना रात भर मेहनत करना पड़ता है, ताकि आपको अगले दिन बेस्ट दिया जा सके और आपको कोई कष्ट नहीं हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अच्छा, कितना शिद्दत से हम आपको टाइम दे रहे हैं, कितना शिद्दत से। और आप लोग इसको एकदम हल्का में लीजिए कि सर पढ़ा दिए, छोड़िए, काम खत्म। आपकी भी जिम्मेदारी हुई कि जिस टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है उसको घर पे जा करके उसका रिवीजन कीजिए, उसका फेयर बनाइए, उस पर 2-4 अपने मन से पत्र लिखिए। मतलब कि 2-4 दिन कंटिन्यू उस पर वर्क कीजिए एकदम पूर्ण रूप से। जब कंप्लीटली आपको लगे कि नहीं अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको छोड़िए। देखिए, कोई भी टॉपिक आप जब क्लास में पढ़ते हैं ना और उसका घर पे जाकर के रिवीजन कर लेते हैं 1 से 2 घंटा, वह टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। और एक बात याद रखिएगा, आवेदन पत्र एक ऐसा चीज है ना कि बहुत पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना उनको भी आप कह दीजिएगा एक आवेदन लिख दीजिए, नहीं लिख पाते हैं। तो वो आपके विद्वता का परिचय भी होता है कि आप कितने पानी में है, कितने पढ़े लिखे हैं, आपको क्या आता है। कोई भी आपको बोल सकता है कि थोड़ा सा एक पत्र लिख के दिखाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन चीजों पर आप वर्क कीजिए। जहां पे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, वीडियो इसी के लिए अपलोड किया जा रहा है कि आप घर पे भी उसको देख करके और समझ लें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अभी का जो उम्र है वो पढ़ने का उम्र है, जितना आप मेहनत कर लीजिए, तमाम चीजों को करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दुनिया में मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए बहुत समय है आपके पास, लेकिन पढ़ाई करने के लिए एक लिमिट समय है। जब तक माला और वरमाला जब तक नहीं पढ़ा है ना, तब तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिस दिन से माला वरमाला पढ़ जाएगा ना, उस दिन परिवार की जिम्मेदारियां आ जाएगी, फिर कॉपी किताब कलम आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए और कहाँ से अरेंज करना है इसके बारे में सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो उम्र है, समय है, आप इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं कीजिए, बेहतर कीजिए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे समझेंगे बाबू। पहला पत्र आपको आवेदन पत्र बताए थे, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। पहला पत्र क्या बताए थे, आवेदन। सब लोग बोलेंगे पहला पत्र आवेदन पत्र। अच्छा, दूसरा पत्र क्या है, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र, दूसरा पत्र क्या है, व्यक्तिगत। लेकिन आज की इस क्लास में आवेदन पत्र के बारे में हम पहले भी आपको समझा चुके हैं, समझाए है ना। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कौन सा पत्र, व्यक्तिगत पत्र। कौन पत्र, व्यक्तिगत पत्र। 2-3 पत्र जा करके आवेदन पत्र अलग अलग कारण से आप लिखेंगे। कभी शादी की वजह से, ठीक है, और कभी आप बीमार की वजह से, अस्वस्थता की स्थिति से, या कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, समझ रहे ना, उस कारण भी विद्यालय नहीं जा पाता है। तो इन विभिन्न कारणों को एक बार आप अपने से भी उसको मेंशन करके लिख लेंगे। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला आपको सेवा में से शुरू करना है। दूसरा आपको जो है पदनाम और स्थान लिखना है कि विद्यालय कहाँ पे है और किसके पास आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद तीसरा आपको विषय लिखना है। तीसरा आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। चौथा आपको अंग लिखना है। चौथा आपको क्या लिखना है, अंग। अंग को अनुच्छेद में बांट देना है। अनुच्छेद 1 में सविनय निवेदन यह है कि, और अनुच्छेद 2 में अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। अंत में अभिवेदन लिखना होता है, आपका विश्वासी छात्र या छात्रा, और उसके बाद दिनांक लिख देना होता है।
इतना बात समझ में आया कि नहीं है? आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किस पत्र के बारे में बाबू? व्यक्तिगत पत्र। अच्छा, व्यक्तिगत पत्र का इंग्लिश क्या होता है बाबू? पर्सनल लेटर। पर्सनल नहीं, पर्सनल। पर्सनल लेटर क्या पढ़ेंगे इसको? पर्सनल लेटर करेंगे। आप याद रखिएगा कि पत्र बेसिकली बांटा जाता है कितने भागों में? दो। एक तो इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। तो अभी हम लोग इनफॉर्मल लेटर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनफॉर्मल। याद रखिएगा, इसको इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर। इसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अनौपचारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र को कौन सा पत्र कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र। याद रखिएगा, व्यक्तिगत पत्र जो होता है अनौपचारिक पत्र का ही भाग होता है। बात समझ में आया? अच्छा, किसके पास लिखा जाता है? तो इसका प्रयोग पिता के पास। किसके पास बाबू? पिता के पास। पहला तो आप इसका प्रयोग करेंगे किसके पास? पिता के पास। दूसरा पुत्र के पास। किसके पास बाबू? पुत्र के पास। यानी कि पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी पत्र क्या कर सकता है? लिख सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे माता पिता भी आपकी कुशलता के लिए क्या करते हैं? कुशलता के लिए पत्र लिखते हैं कि आप जो है, जैसे कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई छात्रावास में रह रहा है, या घर से अगर बाहर आप रह रहे हैं, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप स्वस्थ की स्थिति में है कि नहीं है, इसके लिए पिता भी पुत्र को या माता भी पुत्र को क्या करती है? पत्र लिखती है। अच्छा, इसका प्रयोग मित्र के पास भी पत्र लिखने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत पत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पर्सनल लेटर कहते हैं। आपको बता दे, अन्य जो संबंधी होते हैं, संबंधी समझ रहे हैं ना, रिलेटिव्स जो होते हैं आपके घर के जो भी मेंबर हैं, चाचा हैं, चाची हैं, या आपके मामा के घर के अगर कोई व्यक्ति है, तो अन्य जो संबंधी होते हैं, संबंधी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव्स। क्या बोलते हैं बाबू? तो रिलेटिव्स के पास पत्र लिखने के लिए कौन से पत्र का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत पत्र। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पर्सनल लेटर। किसका पार्ट होता है? इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर का, अनौपचारिक पत्र का ये क्या होता है? भाग होता है। बाबू देखिए, ये पत्र लिखे जाते हैं, ये किसके पास लिखे जाते हैं? तो पहला तो पिता के पास, पुत्र के पास, मित्र के पास, अन्य संबंधी के पास। क्या इसका प्रयोग प्रधानाध्यापक के पास होगा? नहीं। इसका प्रयोग प्रशासनिक क्षेत्र में होगा? नहीं। इसका प्रयोग चिकित्सक के पास होगा? नहीं। तो जिस पत्र का प्रयोग आप करेंगे प्रधानाचार्य के पास, मतलब विद्यालय में, या आप जो है स्कूल कॉलेज जो भी होता है, या किसी प्रशासनिक क्षेत्र में करेंगे, उस पत्र को हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। क्या कहेंगे? फॉर्मल लेटर। और जिसका प्रयोग आप अपने घर के किसी भी सदस्य, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, किसी के पास आप लिख रहे हैं, चाहे वो आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे आपका रिलेटिव्स हो, तब उस पत्र को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र का लिखने का तरीका क्या है, इसका हम लोग तरीका जाने। क्या तरीका है व्यक्तिगत पत्र को लिखने का? तो सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र में आपको क्या लिखना होता है? पता। पता को इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस। क्या कहते हैं बाबू? एड्रेस। तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस में आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि पत्र लिख रहे हैं अपने पिताजी के पास, तो एड्रेस में आप कहां से पत्र लिख रहे हैं, उस एड्रेस का नाम लिखना होता है, उस स्थान का नाम आपको मेंशन करना होता है। जैसे आप गोपालगंज से पत्र लिख रहे हैं, तो गोपालगंज के किस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां पे आप स्थान को मेंशन कर देंगे। स्थान के जस्ट नीचे आपको डेट लिखना होता है। स्थान के पता लिख दीजिए, पता लिख दीजिए, स्थान लिख दीजिए, ठीक है। स्थान के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना होता है? दिनांक लिखना होता है। इसमें आपको दिनांक लिखना है, लेकिन आप याद रखिएगा, दिनांक लिखने का इसमें तरीका अलग होता है। जैसे आप दिनांक जो लिखते हैं ना, कौन से पत्र में? आवेदन पत्र में, यानी फॉर्मल लेटर में, तो वहां पे ना जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अक्टूबर होता है ना, इसका आपको मंथ लिखना होता है कि कौन सा मंथ है। जैसे मान लीजिए आप मार्च लिखिएगा, तो मार्च कौन सा मंथ हो जाता है? तीसरा। अप्रैल लिखिएगा तो चौथा। होता है कि नहीं? लेकिन जब आप व्यक्तिगत पत्र का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पे आपको संख्या नहीं लिखना होता है, नाम लिखना होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात आप समझ लेंगे। आगे हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। अगला है संबोधन। क्या है बाबू? संबोधन और क्या? अभिवादन। अच्छा, संबोधन में आप लिखते हैं पूज्य पिताजी। क्या लिखते हैं? पूज्य पिताजी या पूजनीया माताजी। पूजनीया का प्रयोग किसके लिए होगा? स्त्रीलिंग के लिए, माता के लिए। तो पूजनीया माताजी होता है, माता के लिए पूजनीया शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पिता के लिए पूज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बड़ा भाई हो उसके लिए भी आप पूज्य का प्रयोग करेंगे। आप बड़ी बहन हो तो पूजनीया का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो दो शब्द आपको याद रखना है, पुल्लिंग के लिए पूज्य और स्त्रीलिंग के लिए पूज्य। कोई दिक्कत आपको? बताइए। पुल्लिंग माने पिता के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? पूज्य का। और माता के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? पूजनीय। उसी तरह माता की जगह पे अगर बड़ी बहन को पत्र लिखना है तो
क्या लिखेंगे? पूजनीया लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। और पिता की जगह पे बड़ा भाई को पत्र लिखना हो तो पूज्य। छोटे के लिए या बराबरी के लिए या मित्र के लिए प्रिय और प्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिय और प्रिया। प्रिय मीन्स जैसे अगर आप कहेंगे प्रिय मित्र, बात समझ रहे हैं ना। और प्रिया, प्रिय का जो स्त्रीलिंग होता है वो प्रिया हो जाता है। जैसे शिष्य का शिष्या होता है ना, बाल का बाला होता है, छात्र का छात्रा होता है, उसी तरह प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रिया होता है। कोई दिक्कत आ रहा है क्या आपको? बोलिए। तो ये आपको एक संबोधन लिख देना है, पूजनीय, पूजनीया, प्रिय, ये सब क्या है? संबोधन। उसके बाद आप यहाँ पे जो लिखते हैं ना अभिवादन, ये क्या है? जैसे आप कहते हैं सादर प्रणाम, क्या कहते हैं? सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम लिखते हैं ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि घर के जितने भी सदस्य हैं वे भी वहां पे कुशल पूर्वक होंगे। उनकी कुशलता के लिए मैं भगवान से क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। बदमाशी हो रहा है, तुम फेंक देंगे बाहर दोनों बॉटल पानी। थिएटर में नहीं बैठी हो, क्लास में बैठी हो। पानी बोतल में पियोगी क्लास टीचर के सामने? इतना प्यास लग रहा है तुमको? यहाँ पे देखें, अगला आपको अंग लिखना है बाबू। क्या लिखना है? अंग। अंग तो समझ रहे हैं आपको। अंग में आपको बताए थे कि किस पर्पस से आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई बच्चा घर से बाहर पढ़ रहा है तो पढ़ाई के लिए उसको खर्च चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपने पिता के लिए अपने पिता के पास क्या लिखता है? पत्र लिखता है कि मुझे इतने पैसों की क्या है? जरूरत है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज भी देखिए, आपको भले ही मोबाइल का जमाना है, नेट इंटरनेट का जमाना है, आप वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन आज भी आप कार्यालय में जाएंगे ना तो डायरेक्ट आप जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, डायरेक्ट आप वहां पे अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो आपकी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए आपको पत्र की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज मोबाइल इंटरनेट का जमाना आ गया है तो पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। आपको वैल्यू इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। अन्यथा की स्थिति में जब आप एचएम से कोई बात करने जाएंगे तो डायरेक्ट आप बात नहीं कह सकते हैं। आप पत्र के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और उसकी सुनवाई होगी और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो नेट इंटरनेट के जमाने में भी लेटर उतना ही इंपॉर्टेंट है जब ये नेट इंटरनेट नहीं था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात समझेंगे। देखिए बाबू, अंग आप समझ गए? अंग समझ गए? अंग क्या होगा? जैसे अंग में लिखेंगे कि किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आपको अभिवेदन लिखना होता है। अच्छा, ये अभिवेदन क्या होता है? अभिवेदन क्या होता है? जैसे आप लिखते हैं ना कि आपका लाडला या आपकी लाडली लिखते हैं ना, या आपका प्रिय बेटा या प्रिय बेटी लिखते हैं ना, तो ये जो लिख रहा है ना इसको अभिवेदन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बाबू? अभिवेदन के नाम से जाना जाता है। आपको कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं हम लोग? पर्सनल लेटर। हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पत्र। किसके पास लिखेंगे? माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार के पास लिखे गए पत्र को व्यक्तिगत पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत पत्र के कितने भाग बाबू? 4। पहला भाग में आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। एड्रेस मतलब क्या? पता, स्थान का नाम लिखना है। दूसरा में आपको क्या लिखना है बाबू? संबोधन और अभिवादन। तीसरा में क्या लिखना है? अंग। और चौथा में क्या लिखना है? अभिवेदन। अभिवेदन का मतलब होता है समापन। अभिवेदन का मतलब समापन। अब इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे हम लोग व्यक्तिगत पत्र को लिखते हैं। इस बात को ध्यान से समझना है। व्यक्तिगत पत्र लिखने का क्या तरीका है। ये कौन पत्र था बाबू? आवेदन पत्र। अब हम लोग समझेंगे कौन सा पत्र? व्यक्तिगत पत्र। कौन पत्र? कौन पत्र? व्यक्तिगत पत्र। ये भी आपका कौन सा पत्र है? ये आवेदन पत्र है, क्योंकि जब प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखेंगे ना, देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, 5 नंबर का आवेदन पत्र आता है आपको। अभी पहले व्यक्तिगत पत्र समझ लेते हैं, उसके बाद हम आवेदन पत्र आपको एक बार पुनः समझा देते हैं। बाबू देखिए, पैसे के लिए। किसके लिए? पैसे के लिए। आप याद रखिएगा, किसी भी परिवार में माता पिता का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब घर में खाना नहीं रहता है ना तो भूख बहुत ज्यादा लगता है। जेब में पैसा नहीं रहता है ना तो आपको तरह तरह की चीजों पर मन बहुत ज्यादा ये होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो माता पिता एक घर के समान होते हैं। जिस तरह से घर आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार आपके माता पिता हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। माँ आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। जब भी आपको कोई
चीज की जरूरत होती है तो आप भी डायरेक्ट जो है पापा के पास नहीं जाते हैं, पहले सिफारिश करते हैं किससे, मम्मी से, कि मम्मी देखो ना, पापा से पूछो ना कि काम मेरा हो जाएगा कि नहीं, पैसे की व्यवस्था हो जाए कि नहीं। माँ पिता से सलाह लेती है। माँ तो खुद कमाती नहीं है, माँ किस पे डिपेंडेंट है, पिता पे। तो घर का संचालन पिता ही करते हैं, लेकिन घर को सजा कर संवार कर और घर को कैसे जो है एकजुट करके चलाना है, इसमें सबसे बड़ा भागीदारी किसका होता है, माँ का होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं इसमें। तो जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है तो पप्पा याद आते हैं। कौन याद आते हैं, पप्पा। पप्पा याद आते हैं जब आपको किसकी जरूरत होती है, पैसे। तो पैसे के लिए आप किसको याद करते हैं, पापा को याद करते हैं। एक पत्र आपको लिखना है जिसमें आपको प्रदूषण की समस्या का केंद्र हो गया, ठीक है, या दो मित्र के बीच जो संवाद हो गया, इसको ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। और पत्र लेखन से आपको जो क्वेश्चन पूछता है बाबू हमारे, वो कितने नंबर का पूछता है, 5 नंबर का। 5 नंबर का आपको पूछेगा प्रश्न पूछेगा क्या क्या करने के लिए, पत्र लिखने के लिए। यहाँ पे हम लोग किस पत्र की बात कर रहे हैं बताइए, है व्यक्तिगत पत्र। कौन सा पत्र बाबू, व्यक्तिगत पत्र। ध्यान से समझेंगे, व्यक्तिगत पत्र जो होता है ना बाबू, व्यक्तिगत पत्र किसका भाग होता है, अनौपचारिक पत्र का। किसका भाग होता है, अनौपचारिक पत्र का ही भाग होता है आपका कौन सा पत्र, व्यक्तिगत पत्र। ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले पूज्य या पूज्यवर लिखना है आपको। क्या लिखना है, पूज्य या पूज्यवर, याद रखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको या तो पूज्य लिखना है या तो पूज्यवर लिखना है। क्या लिखना है, पूज्यवर लिखना है। ये दो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए कि पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। पूज्य और पूज्यवर, पूज्य और पूज्यवर का प्रयोग करेंगे किसके लिए बाबू, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए, पुल्लिंग। अच्छा बताइए, पूजनिया का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पूजनिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पूजनिया का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए बाबू, स्त्रीलिंग के लिए, याद रखेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे पूज्यवर पिताजी, पूज्यवर पिताजी। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया संबोधन। क्या हो गया, संबोधन। अच्छा, इसके पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है बाबू, एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ डेट गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ डेट क्या लिखा हुआ है, गलत। आप कभी भी डेट ऐसे जो लिखेंगे ना, वो किस पत्र में लिखेंगे, आवेदन पत्र में। लेकिन जब व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे तो यहाँ पे 20/3 न लिख करके 20 मार्च लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, 20 मार्च 2024। क्या ये डेट सही है, नहीं है। व्यक्तिगत पत्र में कभी भी संख्या का प्रयोग नहीं होता है। जो माह होगा उसका क्या कर लेना है, नाम लिख लेना। आप चाहे तो माह का नाम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे जनवरी 20 भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है कि डेट आप पहले लिखते हैं और माह बाद में लिखते हैं, और इसके बाद आप क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। ईयर मतलब वर्ष लिखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको लिखना है संबोधन और अभिवादन। तो बताओ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे पता लिख लेंगे, पता लिख लेंगे, स्थान लिख लेंगे, पता स्थान। उसके बाद क्या लिख लेंगे, दिनांक लिख लेंगे। इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे बताइए, संबोधन का। तो संबोधन में एक पूज्यवर या पूज्य और एक पूजनिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पूज्यवर और पूज्य का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पुल्लिंग के लिए। आप पूजनिया का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। अब यहाँ पे जो ये लिख रहा है ना, सादर प्रणाम, सादर क्या, प्रणाम। याद रखिएगा, पूज्यवर पिताजी के बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, यहाँ सादर प्रणाम के बाद एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देंगे। मैं यहाँ क्या हूँ, सकुशल हूँ। मैं यहाँ क्या हूँ, सकुशल हूँ, और आशा करता हूँ कि आप और पूरा परिवार कुशलता पूर्वक होंगे। यहाँ पे आप शुभकामना लिखेंगे कि मेरी उम्मीद है कि वहां घर पे भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। पिताजी, मुझे कुछ जरूरी किताबों को खरीदने के लिए कुछ पैसों की क्या है, आवश्यकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो पिताजी के पास अपनी आवश्यकताओं किस कारण से आप पैसे की मांग कर रहे हैं, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, उसका वर्णन करना होता है कि किताबें लगभग 600 रुपए या 2000 रुपए जो भी है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ 2 कपड़े भी खरीदने हैं। कपड़ा खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा, आप तो जानते हैं कि अभी छठ पूजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, छठ पूजा की एक महानता होती है, बाकी किसी भी पर्व में आप पुराना कपड़ा पहन करके काम चला सकते हैं, लेकिन छठ पूजा में हर एक चीज नया लगता है, हर एक चीज नया लगता है। जैसे मम्मी जो छठ भुगती है ना, तो आप उसमें देखिएगा, उनके लिए कपड़ा खरीदाएगा, उनके लिए सारा चीज, माने सारा चीज एकदम नया होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो छठ पूजा एक ऐसा पर्व होता है जिसमें सब कुछ नया पहनना होता है। सुनो बाबू, इसको महापर्व के नाम से जाना जाता है। किसको, छठ पूजा को। आपसे निवेदन है कि मुझे 1000 रुपए भेज देंगे, तब आप बताओ 600 रुपए का किताब हो जाएगा और 400 रुपया में ड्रेस हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। लेकिन आप लोग इस जमाना में 1000 रुपया में काम चलाएंगे? नहीं चलने वाला। तो बस एक जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। 600 के जगह पे 6000 कर देंगे, और 400 के जगह पे 4000 कर देंगे। 10,000 रुपया मांग लेंगे पापा से, नहीं हो जाएगा? 3200 वाला ड्रेस हो जाएगा। 3200 का क्या हो जाएगा, ड्रेस हो जाएगा। परी वाला 3200 का ड्रेस हो जाएगा। अब बाकी पैसा बचेगा तो बाकी जो खर्च है उसको कर लेंगे। कोई दिक्कत आपको है? इसी से मैं काम चला लूंगा, इसी से मैं क्या कर लूंगा। आप वहां पढ़ने गए हैं, लुटाने नहीं गए हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो पैसे का डिमांड उतना ही कीजिए पापा से कि समझिए कि वो भी कमा रहे हैं ना, तो खून पसीना अपना लगा करके कमा रहे हैं। और बच्चे जाते हैं ना तो भूल जाते हैं परिवार की स्थिति। हम लोग जब पटना में जब हम पढ़ाते थे, पटना में हम 2015-17 वहां पे आपको क्लास लिए हैं पटना में। वहां पे अपार्टमेंट में जो रहने वाले बच्चे होते थे ना, तो डेली पनीर भुजाता था। एक पिता जो है ना, रिक्शा चला करके, टेम्पू चला करके, समझ रहे हैं ना, और घर पे कितना मशक्कत करके आप बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करता है। वहां पे हम देखते थे, माने इतना दंग रहते थे कि बच्चा रात को समझ लीजिए कि 12 बजे 2 बजे तक सब खाना बनाता था। रात को 12 बजे 2 बजे तक हॉस्टल में क्या बनता था, खाना। अच्छा, खाना कैसे बनता था, कौन उधर मोबाइल चला रहा है, कौन उधर मोबाइल चला रहा है, गप सब चल रहा है, समझ रहे हैं ना। 1 घंटा का खाना 4 घंटा में बन रहा है। अब जो व्यक्ति, आप बताइए, रात को जो 12 बजे सोएगा, 2 बजे सोएगा, क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति 4 बजे जग जाएगा? नहीं जग सकता है। तो वहां की क्लासेस मैक्सिमम शाम को चलती है। शहरों में जो क्लास होता है ना, वो दिन में बहुत कम, आपको सुबह में क्लास बहुत कम देखने को मिलेगा। सब क्लास जो है ना 2 बजे 3 बजे के बाद चलता है, और रात को 8 बजे 9 बजे तक चलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? वहां की अलग जो है नियम है, क्योंकि लाइटनिंग की व्यवस्था वहां पे क्या है, अच्छी है। तो सड़क पे अगर रात में भी आप जाते हैं तो एकदम आपको दिन दिखाई देता है, चारों तरफ लाइटनिंग की व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन होता है, तो कोई डर वहां पे नहीं होते। लेकिन देखिए बच्चों की, देखिए 2 बजे तक खाना बनाता था सब, उस टाइम खाता था। आज सुबह में जगेगा 10 बजे 11 बजे, 10 बजे 11 बजे, समझ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद खूब बढ़िया फेस वॉश से नहाएगा, समझ रहे हैं। और उसके बाद 2 बजे पूरा सेंट उंट मार के, समझ रहे हैं ना, पढ़ने जाएगा। और 4-5 बजे 6 बजे रूम पर फिर चला आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो वहां पे 18 घंटे 16 घंटे पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 घंटे और 16 घंटे टाइम पास करते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए उल्टा हो जाता है। कुछ बच्चे 6 घंटा ही क्या करते हैं, 6 घंटा में आपका अपना सारा काम कर लेंगे, और 18 घंटा क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 18 घंटा क्या करेंगे, टाइम पास, और 6 घंटा पढ़ेगा। अब बताइए सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन किसका होगा, 18 घंटा। क्योंकि आप देख सकते हैं अरे बाबू, जो जितना टाइम देगा किसी भी चीज पे, जो व्यक्ति जितना टाइम देता है वह व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर को नॉलेज उसका, ये ऑपरेशन का क्यों है, रात दिन वो कर रहा है, लेकिन आपको दे दिया जाए कि लो एक ऑपरेशन कर दो, तो ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा ऑपरेशन करने का, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा सुनिए, तो ये काम चला लीजिएगा, कितना में काम चला लीजिएगा, 1000 में, 10,000 में। आज के जमाना में 1000 में कुछ नहीं होने वाला है। सुनिए, आपका आज्ञाकारी पुत्र है, अब आपका आज्ञाकारी जो पुत्र है, पुत्र लिख करके अपना यहाँ पे साइन कर लेंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। तो ये आपका कौन सा पत्र रहा, व्यक्तिगत पत्र रहा। कौन पत्र रहा बाबू, व्यक्तिगत पत्र। इसके पहले हम लोग कौन सा पत्र पढ़े थे, आवेदन पत्र पढ़े थे। अच्छा, इसके लिखने का कुछ तरीका होता है बाबू, है इसके लिखने का कुछ क्या होता है, तरीका। किस पत्र को लिखने का तरीका, व्यक्तिगत पत्र को लिखने का कुछ क्या होता है, तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप माता के पास पत्र लिख रहे हैं, किसके पास, माता। अगर आप माता के पास पत्र लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिए क्या क्या आपको समझना है। पहला तो आपको देखिए, 1 नंबर में आपको कौन काम करना है, 1 नंबर में आपको पता लिखना है, पता लिखना है, ठीक है, स्थान लिखना है, पता और क्या लिखना है, स्थान। अच्छा, 2 नंबर में आपको दिनांक लिखना है, 2 नंबर में आपको क्या लिखना है, दिनांक। अच्छा, दिनांक में संख्या लिखना है कि नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। दिनांक में क्या लिखना है, नाम लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नाम लिखना है, संख्या नहीं लिखना है। किस पत्र में, व्यक्तिगत पत्र। अच्छा, हम लोग कौन सा पत्र अभी पढ़ रहे हैं जरा बताइए, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र किसके पास लिखा जाता है, माता पिता भाई बहन। देखिए संबंध देखिए किसके पास लिखा जाता है, तो माता के पास,
पिता के पास, बड़े भाई के पास, बड़ी बहन के पास, शिष्य के पास, पुत्र के पास, छोटी बहन, अनुज का मतलब भी छोटा होता है, अनुज मतलब क्या, छोटा, अब मित्र के पास। तो जिसका प्रयोग भाई बहन, माता पिता, मित्र के पास जो पत्र लिखा जाता है, शिष्य के पास जो पत्र लिखा जाता है, उस पत्र को हम लोग व्यक्तिगत पत्र के नाम से जानते हैं। अब एक बात समझ, पहले आपको संबोधन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संबोधन। क्या लिखना होता है? संबोधन। अच्छा, संबोधन है बाबू, देखिए संबोधन में पूजनीया का प्रयोग किसके लिए होगा? माता के लिए है, पूजनीया माता जी। तो बताइए पूजनीया का प्रयोग किसके लिए होगा? स्त्रीलिंग के लिए। तो पूजनीया का प्रयोग आप कर लेंगे स्त्रीलिंग के लिए। आप पूज्य या पूज्यवर का प्रयोग किसके लिए होता है? पुल्लिंग। तो बताइए पिता के लिए आप क्या लिखिएगा? पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी। अब बताइए माता के लिए क्या लिखिएगा? पूजनीया माता जी। उसी तरह बताइए बाबू, भ्राता मीन्स होता है भाई, भ्राता मीन्स भाई। तो बताइए बड़े भाई के लिए क्या लिखिएगा? पूज्य भ्राता जी। पूज्य भ्राता जी। भ्राता मतलब भाई। लड़की बदमाशी नहीं। शिष्य के लिए क्या लिखेगा? प्रियवर। क्या लिखेंगे? प्रिय। अनुज के लिए प्रियवर लिखा जाता है। प्रिय या प्रिय वर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा, कोई जरूरी नहीं है कि वर लगाइबे करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं है। तब पुत्र के लिए क्या लिखिएगा? प्रियवर। क्या लिखेंगे? प्रियवर। शिष्य या पुत्र जो व्यक्ति छोटा है या हम एज है। मित्र के लिए भी आप क्या पूजनीय लिखेंगे? नहीं। तब बराबरी के लिए और छोटा के लिए बराबरी के लिए और छोटा के लिए प्रिय का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, समझ रहे हैं ना आप। प्रिया स्त्रीलिंग के लिए, प्रिया किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। कोई दिक्कत आपको आ रहा है क्या? सुनो बाबू, छोटी बहन होगी तो प्रिय या प्यारी बहना, प्यारी बहना प्रिय या प्रियवर का प्रयोग कर सकते हैं। अनुज माने छोटा। मित्र के लिए भी प्रिय मित्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय मित्र या प्रिय जो प्रिय अनुज भी लिख सकते हैं। प्रिय अनुज मतलब छोटा भाई। छोटा भाई लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? प्रिय अनुज लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभिवादन। क्या लिखेंगे? जैसे आप लिखते हैं ना जैसे आप लिखते हैं पूजनीया माता जी सादर, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, तो ये बेहतर होता है। ज्यादातर हम लोग क्या लिखते हैं? सादर प्रणाम। तो पूजनीया माता जी सादर प्रणाम या पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तब पूज्य पिताजी आपका क्या हो गया? संबोधन। और सादर प्रणाम क्या हो गया? अभिवादन। क्या हो गया बाबू? अभिवादन। जैसे ये जैसे हो गया पूजनीया माता जी संबोधन, ठीक है, और सादर प्रणाम क्या हो जाएगा? अभिवादन। अच्छा, पूज्य भ्राता जी क्या हो गया? संबोधन। और जैसे कहेंगे सादर प्रणाम, तो ये सादर प्रणाम ही ज्यादातर हम लोग लिखते हैं। बात समझ रहे हैं। लेकिन बताइए शिष्य के पास जब कोई गुरु पत्र लिखेगा तो क्या उसको प्रणाम करेगा? प्रणाम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आशीष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आशीष। आशीष का मतलब है आशीर्वाद। आशीष मतलब आशीर्वाद। तो गुरु शिष्य को क्या करता है? आशीर्वाद देता है। गुरु शिष्य को क्या करता है? या प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? सुनिए बाबू, अपने से छोटे को हम लोग आशीष लिखेंगे या प्रसन्न रहो या सस्नेह भी लिख सकते हैं, सप्रेम भी लिख सकते हैं। सप्रेम, बात समझ रहे हैं कि नहीं? सप्रेम नमस्कार मतलब क्या? कोई मित्र जो है ना उसके लिए आप सप्रेम नमस्कार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सुबह सुबह अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो गुड मॉर्निंग क्या है? सुप्रभात, शुभ नमस्कार, ये सुनमस्कार। अब यहाँ पे देखिए एक होगा अभिवेदन। क्या होगा बाबू? अभिवेदन। क्या होगा अभिवेदन? सुनो, एंडिंग पार्ट आपका अभिवेदन होता है। एंडिंग पार्ट क्या होता है? अभिवेदन। एंडिंग पार्ट अभिवेदन। जैसे आपका लिखते हैं ना आपका आत्म आत्म का मतलब क्या होता है? पुत्र या पुत्र होता है। तो देखिए आपका प्रिय पुत्र भी लिख सकते हैं। आपका प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री, प्रिय पुत्री। लेकिन प्रिय पुत्री से बेटर होता है प्रिया पुत्री। बात समझ रहे हैं? अच्छा, प्रिया बहना का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री। देखिए आपका है स्नेहकांक्षी या आपका स्नेहकांक्षी, लेकिन हम लोग ज्यादातर तो आपका या आपकी, ठीक है, ये सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? अब एक बात समझेंगे बाबू, एक बात और आपको समझना है। हम लोग किस पत्र की बात कर रहे हैं जरा बताएंगे हम? व्यक्तिगत पत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत पत्र की बात कर रहे हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि आप किसी हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल मीन्स क्या होता है? छात्रावास। किसी छात्रावास में आप रह रहे हैं और छात्रावास में आप एक पत्र लिख रहे हैं किसके पास? अपने पिताश्री के पास। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि अपने अध्ययन तथा छात्रावास जीवन की चर्चा करते हुए पिता के पास एक क्या लिखे? पत्र लिखे। पत्र लिखना है किसके पास?
देखिए सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना है बाबू। क्या लिखना है? एड्रेस। एड्रेस के बाद यहाँ स्थान लिखना है, कहां से आप पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 25 जनवरी 2020 या 2024। बताइए क्या यहाँ जनवरी लिखेंगे कि 25/1 लिखेंगे? 25/1/24 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अच्छा देखिए किताबों में बहुत हद तक कहीं कहीं मिस प्रिंट भी रहता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि किताबों को कोई टीचर नहीं छापता है, टाइपिस्ट छापता है। टाइपिस्ट समझते हैं ना? टंकक बोला जाता है हिंदी में। कंप्यूटर जो ठक ठकाता है ना उसको टाइपिस्ट कहा जाता है। टंकक हिंदी में क्या कहेंगे? टंकक कहा जाता है। तो कोई टीचर जा करके टाइप तो करता नहीं है किसी चीज को। बात समझ रहे हैं ना? तो कभी कभी ग्रामेटिकल कोई चीजें जो होती है ना वो गलत हो जाती है किताबों में। बात समझ रहे हैं ना? कभी आप देखिएगा आंसर भी किताबों में गलत दिया रहता है। इसका मतलब टीचर गलत नहीं बताए, उसको कभी कभी छापने के समय या टाइप करने के समय इधर उधर हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हम कभी भी संख्या नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करेंगे आप। अब यहाँ पे बताइए पिताजी के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा? पूज्य का। आप माता जी के लिए पूजनीय, बहन के लिए पूजनीय, बड़े भाई के लिए पूज्य, मित्र के लिए प्रिय, अनुज के लिए प्रिय, छोटा के लिए प्रिय। कोई दिक्कत आपको आ रहा है क्या? पूज्य पिताजी यहाँ पे कॉमा करेंगे। पूज्य पिताजी क्या करेंगे? कॉमा। आपने करे अपने पिछले पत्र में, अब पिछले पत्र की बात कर रहा है बेटा, पिछले पत्र में बता रहा है कि मैं आप कह रहे कि आपने मुझे विस्तृत रूप से अपने छात्रावास जीवन का वर्णन करने के लिए लिखा था। मतलब यहाँ पे पिता ने कहा था कि तुम अगले पत्र में मुझे बताना कि तुम्हारा छात्रावास जीवन कैसा चल रहा है, हॉस्टल में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना? अच्छा होटल और हॉस्टल दोनों अलग अलग चीज होता है। समझ रहे हैं ना? एक होता है होटल है, एक क्या होता है? होटल। एक होता है हॉस्टल। दोनों में अंतर है बाबू। हॉस्टल का अर्थ है छात्रावास। छात्रावास छात्र का जो निवास होता है उसी को क्या कहते हैं? छात्रावास। और होटल माने होता है भोजनालय। भोजनालय जहाँ दाल चावल सब्जी, ठीक है, दाल चावल सब्जी जो मिलता है ना वो भोजनालय है। एक पुस्तकालय होता है, एक भोजनालय होता है। जहाँ भूख लगे वहां भोजनालय, समझ रहे हैं ना? और जहाँ पढ़ाई में मन लगे वो पुस्तकालय, छात्रावास, पुस्तकालय। छात्रावास क्या हो गया? हॉस्टल, जहाँ पे बच्चा रहता है। सुनो बाबू, सबसे पहले क्या कह रहा है? यह पत्र है, यह पत्र में यही कर रहा हूं। मतलब इस पत्र में मैं अपने छात्र जीवन, छात्रावास जीवन का आपसे जो बातें हैं उसको मैं क्या कर रहा हूं? शेयर कर रहा हूं। बाबू ध्यान दीजिए। अब ये अंतिम है, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे आप। सुनिए बाबू, यहाँ पे आपको बताना होता है ना, सुनो बाबू, यहाँ पे आप बताएंगे कि हम लोग का वार्षिक परीक्षा निकट आ गई है। एक होता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है बाबू, एक होता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। गधा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब बाबू कहेंगे नहीं समझेगा तो गधे कहना पड़ेगा। हमारे पास दोनों शब्द है ना। बात समझ रहा है कि नहीं? सुगंध दुर्गंध हम दोनों बताते हैं, विलोम शब्द हम ही पढ़ाएंगे, परवाची शब्द हम ही पढ़ाएंगे। शब्द का कमी थोड़ी है हमारे पास। बाबू का उल्टा गधा। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान समझ। बताओ हम लोगों का वार्षिक परीक्षा एक होगा अर्धवार्षिक। क्या होगा? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक को बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, समझ रहे हैं ना? जो 6 महीना पे होता है वो हाफ ईयरली होता है, और जो 12 महीने पे परीक्षा होता है उसको वार्षिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक। निकट आ गई है। आप भी देखिए अक्टूबर में आपका प्रवेश हो गया है, समझ रहे हैं ना? नवंबर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी, ये आपको 4 महीना आपको बचा हुआ है। अब इस 4 महीने में आपने जिंदगी को आबाद कर लीजिए और चाहे पूर्णतः बर्बाद कर लीजिए। बर्बाद उनका जिंदगी होने वाला है जो पिछले 8 महीने से एकदम निश्चिंत जिंदगी जी रहे हैं। आबाद उनकी जिंदगी है, बात समझ रहे हैं ना, कि जितना भी चीज पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाई नहीं हुआ है, उस पे ध्यान नहीं देना है। क्या पढ़ाई हो गया है और मैंने कहां तक उसको कंप्लीट कर लिया है, उस पे ध्यान देना है। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं ना, कितना चैप्टर पढ़ाई हुआ है ये बात मालूम हो या ना हो, उसका एक टॉपिक का परिभाषा याद हो या ना हो, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है उसको बड़ा अच्छा से याद कर लेते हैं। जो रेगुलर क्लास नहीं करता है उसको भी याद रहता है कि टीचर ने क्या नहीं पढ़ाया है। बात समझ रहे हैं ना? उसकी जिंदगी हो जाती है नर्क हो जाती है। आपको मेन चीज याद रखना है क्या क्या पढ़ लिए। बात समझ रहे हैं ना? जब क्या क्या पढ़ लिए हैं उस पे काम करना शुरू करेंगे तो जैसे मान के चलिए
आपका 100 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का चीज आपको पढ़ा दिया गया, 20 नंबर का नहीं पढ़ाया गया। अब 20 नंबर का टेंशन 4 महीना ले लीजिए, 4 महीना ले लीजिए, तो उस 4 महीने में 20 नंबर आप उसी पे फोकस कीजिएगा तो वही आपको आएगा। आपका 80 नंबर कहाँ चला गया? पानी में चला गया। लेकिन क्या पढ़ाई होने वाला है उस पर ध्यान न करके 80 नंबर पर ध्यान दीजिए। तो जब तक आप उस चीज को ध्यान देंगे तब तक वो 20 नंबर और भी आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीचर को भी जब अक्टूबर नवंबर आता है ना तो उसको भी पता होता है कि क्या हम पढ़ाए हैं, क्या नहीं पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाना है। हर एक टीचर का जो भविष्य होता है उसके संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहा गया है ना, एज यू सो सो यू रीप, एज यू सो सो यू रीप। एज यू सो सो यू रीप का अर्थ होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम आपके साथ इस साल अगर अच्छे से पेश नहीं आएंगे, आप संस्थान में मेरे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अगर सारी चीजें आपको अच्छे से नहीं मिले, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, तो आप दूसरे से कहेंगे कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती। एक टीचर का लाइफ उसकी संस्था है, उसी से सारा चीज उसका चल रहा है। अगर उसका संस्था ही बदनाम हो गया तो वो तो कहीं का नहीं रहा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस पे एक टीचर काम करता है कि हमको बच्चों को कैसे बेस्ट देना है, बच्चों को इस पे काम करना है कि हाँ हमको कैसे बेस्ट अंक लाना है। उसके कई तरीका है, बेस्ट अंक लाने का कई तरीका है। बेस्ट अंक लाने का पहला तरीका है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। किस केस में सेल्फ स्टडी को बेस्ट स्टडी माना जाता है, ये बात को समझिए। बहुत सारे बच्चे जो है ना इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। घर पर आप रह करके सेल्फ स्टडी कितना भी कर लीजिएगा, वो सेल्फ स्टडी नहीं होता। आप बताइए, जब तक आपको किसी भी शब्द के बारे में कोई टीचर जब तक व्याख्या नहीं करेगा उसके बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज नहीं हो सकती। अब बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। वो घर पे एक पुस्तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या किताब को पढ़ करके 100% आप बात समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होता है। बुकिंग उसमें क्या होता है ना, उसमें बुकिंग जो होता है ना वर्ड अलग होता है। उस चीज को टीचर क्या करता है, तोड़ तोड़ कर सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो क्लास में किसी चीज को आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है, और वही चीज, वही टॉपिक, सेम चीज आप किताब से पढ़ करके देखिए, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं कि ना? तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी किस केस में? जब आप क्लास में टीचर की बात को 1 घंटा सुने और उस 1 घंटे की पढ़ाई को जाकर के 4 घंटा घर पर पढ़े, तो उस सेल्फ स्टडी को बेस्ट स्टडी कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? कोई टीचर आपको 1 घंटा में जो चीज पढ़ा रहा है ना, वो 1 घंटा नहीं है। कोई भी टीचर जो 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा है, वो 12 साल का अनुभव है। अगर 12 साल आप भी कोई काम कर लेंगे तो आप में भी एकदम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उस काम में। आप 1 साल पढ़ करके जब इतना अच्छा हो जाते हैं, तो जरा सोचिए, इस सेम चीज को अगर आपको 12 साल पढ़ना हो, आपके पास भी बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको 1 ही साल में सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, एक टीचर को 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो उसको 2 ही सब्जेक्ट का ज्ञान है और उतना ही में वो आपको बहुत विद्वान लगता है। लेकिन एक विद्यार्थी एक टीचर से कम विद्वान नहीं होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। एक विद्यार्थी जो है वो हर सब्जेक्ट को पढ़, आपके पास करंट में जितना नॉलेज है ना हर सब्जेक्ट का, आप किसी टीचर से भी पूरे सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन पूछ दिएगा तो कोई एक टीचर नहीं बता सकता। मेरा चैलेंज है आपसे, नहीं बता सकता। हम इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश आपको बता दें, हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के बता, लेकिन हर क्वेश्चन हमको मैथ्स का आ जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। कोई मैथ्स का टीचर है, मैथ अच्छा बता सकता है, लेकिन इंग्लिश का हर क्वेश्चन बता देगा ये कोई जरूरी नहीं। साइंस का टीचर है, उसको साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन उससे आप संस्कृत पूछ दीजिएगा तो नहीं बता सकता। तो टीचर के पास किसी 2 ही सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, लेकिन स्टूडेंट के पास हर सब्जेक्ट का ज्ञान, उसका मजबूरी है। क्लास 10th का जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो मैथ का विद्वान बन के जाइएगा तो क्या आपका अच्छा नंबर आ जाएगा? कोई नंबर नहीं आएगा। आपको पैरेलल ध्यान देना होगा। आप बच्चों की सबसे बड़ी जो है ना क्लास 10th में कम मार्क्स लाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, एकदम पागलाइल रहता है, मैथ और साइंस बन करके एकदम साइंटिस्ट हो जाएगा। भले उसका देखिए, चूंकि आपको 500 नंबर का ना एग्जाम होगा, तो 200 नंबर आप ला करके क्या साबित कर देंगे? फेल साबित करेंगे। और क्या साबित करेंगे? फेल साबित करेंगे। अगर आप 100 नंबर का सब पेपर है, क्या एक ही मैथमेटिक्स 500 नंबर का तो है नहीं, साइंस 500 नंबर का है नहीं। जितना नंबर आपको मैथ्स में मिलता है उतना ही साइंस में मिलता है, उतना ही हिस्ट्री में मिलता है, उतना ही हिंदी में मिलता है, उतना ही इंग्लिश में मिलता है। लेकिन आप बताइए क्या पैरेलल सभी बच्चे ध्यान देते हैं? यही कारण है कि उनका सही नंबर नहीं आता है। अब बच्चों का 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन आने का यही रीजन है।
इसलिए आप अब उन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए जो अभी तक आप ध्यान नहीं दिए। अगर आप मैथ साइंस मतलब सपोज दैट नहीं भी अभी पढ़ेंगे ना, तभी भी आपका नंबर ठीक ठाक आ जाएगा। लेकिन अभी से आप संस्कृत पे ध्यान नहीं देंगे, हिस्ट्री जो आपका SST है उस पर ध्यान नहीं देंगे, हिंदी पे ध्यान नहीं देंगे, आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। 200 नंबर ला करके क्या कर लेंगे? इसलिए जरूरी है आज से, अभी से, इसी वक्त से घर पे जाइए तो सबसे पहले हिंदी का देखिए कितना चैप्टर उसमें है, कितनी आपको जो है गद्य पढ़ना है, कितना आपको पद पढ़ना है, कौन सी कविता है उसमें, कवि का नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों के बारे में जाके काम कीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 40 नंबर क्वेश्चन आपको किताब से पूछ देगा। उसके बाद अगर जैसे SST में मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो दो आप हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से तो पूरा SST आपका खत्म नहीं हो गया। तो उसमें जा करके ध्यान दीजिए कि हमको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हमको सिविक्स में क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ, हमको डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन 10 से 12 नंबर का पूछता है, उसमें क्या पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 4 महीने में अगर आप अपने बारे में बेहतर नहीं सोचेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपके बारे में बेहतर नहीं सोचेगा, सिवाय आपके माता और गुरु, माता पिता गुरु, ये तीन ही आपका बेहतर सोचते हैं। इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका बेहतर सोचेगा। कभी पट्टीदार आपके लिए प्रेयर नहीं करेगा कि आप एग्जाम में टॉप कर जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस चीजों पर आपको ध्यान देना है। अरे बाबू सुनो, देखिए हम लोगों के छात्रावास जीवन का बहुत हम लोगों के छात्रावास जीवन का बहुत ही सुखद है। छात्रावास जीवन क्या है? छात्रावास जीवन क्या है? बहुत सुखद है। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों का छात्रावास जीवन बहुत ही सुखद है। इस समय छात्रावास में हम लोग 20 विद्यार्थी हैं। हॉस्टल में जो होता है ना, हॉस्टल जो होता है ना, उसमें लिमिट बच्चा रहता है, सब बच्चा हॉस्टल नहीं रह पाता। अच्छा, इस समय एक बात जान लीजिए, मतलब इस चीज को देख करके हमको बहुत दुख होता है। क्या चीज? छोटे छोटे बच्चों को ना गार्जियन अपनी जिम्मेदारी से भागने के चक्कर में उसको हॉस्टल में भेज देता है। सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं ना जो हमसे कहते हैं सर जानते हैं बड़ा बदमाशी कर रहा है, इतना बदमाशी कर रहा है ना कि डेली 10 को कंप्लेन आ रहा है, और इसीलिए हम डिसीजन लिए हैं ना कि अब इसको ले जाके हॉस्टल में डाल दें। हॉस्टल में डालना बच्चों को आज गार्जियन का मजबूरी बन गया। क्या बन गया है? मजबूरी। देखिए गार्जियन कितना उदास हो जा रहा है आज करके 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चों से गार्जियन तबाह हो जा रहा है और उसको अपने से दूर रखना चाहता है, अपने से दूर रखना चाहता है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो एक दिन समझ लीजिए कि हर एक अनाथालय जो होगा ना वो लोगों से भरा पड़ा मिलेगा आपको। कारण आपको बताते हैं कि जब एक माँ आपके बचपन में आपके जूता को अपने आंचल से साफ करती है ना, तो वो दृश्य आपके आंखों में झलकता है कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक माँ जब आप जा करके और बाहर जा करके अभी नया कपड़ा आपको पहनाया जाता है और जा करके गंदा करके चले आते हैं, और वो माँ जब साफ करती है ना तो वो दृश्य आपको दिखता है, उस माँ की ममता आपकी आंखों में झलकता है। और जब उस माँ को दुख होता है ना तो आपको भी इस चीज का दुख होता है। लेकिन जब माँ आपको बचपन में, समझ रहे हैं ना, कर्ण की तरह गंगा में प्रवाहित कर देती है, तो उस कर्ण को उस कुंती पे भी दया नहीं आता है। कुंती गई थी कर्ण के पास, समझ रहे हैं ना, कुंती गई थी कर्ण के पास कि मुझे जो है तुम तो मेरा बेटा हो, तुम अपने भाइयों को भी मारने के लिए उतावला हो। कहा कि माँ तुमको हम कैसे माने कि तुम हमारी माँ हो? जिस समय तुम्हारी हमको जरूरत थी ना, तुमने मुझे ठुकरा दिया था, और उस समय दुर्योधन हमको अपनाया था। तो दुर्योधन ही मेरा सच्चा मित्र है। चाहे इसके लिए मुझे प्राण त्यागना पड़े, मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे 6 पुत्र जो है ना, उसमें से 5 ही पुत्र रहेंगे, एक उसमें से जरूर मरेगा। और कर्ण ने अपने आप को मरना स्वीकार किया, लेकिन कुंती को अपना नाम देना स्वीकार नहीं किया। इसलिए देखिए, कभी भी आप बचपन में माता पिता अगर आपको दूर रखेंगे ना, तो आपका लगाव हो ही नहीं सकता है उस माँ बाप से। और वही कंडीशन होता है कि जब बच्चा कमाने लगता है, उसकी शादी विवाह हो जाती है, उसकी अपनी फैमिली हो जाती है, तो फिर माँ बाप पराये नजर आते हैं। और वो भी कहता है कि माँ देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा आकर इलाज करा सकता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें पैसा भेज सकता हूँ। तो जिस तरह से माँ बाप ने बचपन में हॉस्टल में पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या भेज दिया? पैसा भेज दिया, उस पर प्रेम नहीं बरसाया। बच्चे भी वैसा ही करते हैं कि वो भी जा करके किसी अमेरिकन से शादी कर लेते हैं, अमेरिका में बस जाते हैं, और उस माँ को अनाथालय में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि माँ पैसा भेज दूंगा, तुम अपना इलाज करा लेना। ये चल रहा है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। आप ऐसा कभी ना करें कि माँ बाप को दुख हो, कि माँ बाप को अपने से आपको अलग रखना पड़े। बात समझ रहे हैं? छोटे भाई आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन है, उनको समझाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी मम्मी उतना अच्छा साइंस आपको नहीं बता सकते हैं, उनको
व्यवहारिक ज्ञान पता है, सामाजिक ज्ञान पता है, किताबी ज्ञान उनके पास नहीं है। आप अपने छोटे भाई बहनों के पास टाइम दीजिए। अगर आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा परिवार एकजुट रहे और मेरी माँ को, मेरे बाप को अनाथालय में जाकर के अपना जीवन यापन नहीं करना पड़े, तो आप अपने भाई बहनों को कम से कम, ज्यादा टाइम नहीं, कम से कम आप आधा घंटा टाइम दीजिए। आधा घंटा अपने 24 घंटा में अगर आधा घंटा अपने भाई बहनों पे आप खर्च करने लगेंगे ना, तो एक दिन जब आप नहीं रहेंगे ना, तो उसको आभास होगा कि मेरी बहन ने बचपन में मुझे जो किया है ना, उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमेशा आपसे लगाव रहेगा, हमेशा लगाव रहेगा, हमेशा वो आपसे ना मर मिटने के लिए आप पर तैयार रहेगा। जब भी आपको ससुराल में अगर एक तिनके की, अगर तिनका भर भी आपको दुख हो जाएगा ना, सबसे पहले आपका भाई पहुंचेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप बचपन से ही उससे दुश्मनी निभाते हैं, दुश्मनी निभाते न आप उससे बोलते हैं न वो आपसे बोलता है, और जिस मतलब कि बचपन से ही आप एक दूसरे के प्रति घृणा पाले हुए, क्या पाले हैं? घृणा पाले हुए हैं। फिर वह कुछ भी करे आपको मतलब नहीं होता है, और आपको कुछ भी हो उसको मतलब नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये आपको हम समझा दिए, क्या क्या समझा दिए? हाँ, यही समझा दिए कि खीर कितना भी टेस्टी हो, अगर ज्यादा खाइएगा ना, नहीं, वोमिटिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में आगे की हम लोग बात करेंगे, ठीक है।